हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है, वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने बहुत ही विशेष बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, नीट एग्जाम और उसकी तैयारी। देखिए, नीट एग्जाम की बात करते हैं तो साइंस फील्ड की यदि हम बात करें तो साइंस फील्ड और साइंस में भी यदि बायो है, जीव विज्ञान से आप अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए यह एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा हर वर्ष कंडक्ट की जाती है। इस एग्जाम के तहत मेडिकल फील्ड के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज है, जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है आदि, ये जो कोर्सेज है इनके लिए वो प्रवेश दिया जाता है या इसमें हमें प्रवेश मिलता है। पहले के समय की यदि बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर मेडिकल फील्ड का एग्जाम अलग होता था। जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएम के था, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट। उसी तरह से हर स्टेट के अंदर मेडिकल जो टेस्ट है वह अलग एग्जाम होता था। इसके अलावा एएफएमसी है, सीपीएमटी है, मतलब अलग अलग तरह के 50 से ज्यादा एग्जाम्स है वो कंडक्ट किए जाते थे। बाद में ये आवश्यकता महसूस की गई कि पढ़ने वाला जो बच्चा है, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक वह सभी एग्जाम में फॉर्म भरता है, चाहे वो राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो। तो उस समय एक उस स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता था कि इस एग्जाम में नहीं तो उस एग्जाम में हो जाएगा, उस एग्जाम में नहीं तो उस एग्जाम में हो जाएगा। थोड़ा प्रेशर भी रहता था, टाइम का मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता था, सिलेबस भी थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता था, अलग फॉर्म के लिए उसको अलग फीस भी देनी होती थी। इसलिए इन सभी एग्जाम्स को सम्मिलित रूप से या एनटीए के द्वारा एक ही एग्जाम, जिसको हम नीट के नाम से जानते हैं, वह कंडक्ट है वो किया जाने लगा। अब पूरे भारत के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर मेडिकल फील्ड में नीट नामक एग्जाम होता है, जिससे मेडिकल फील्ड की जो जितनी भी अलग अलग जो कोर्सेज है उसमें हमें प्रवेश या दाखिला मिलता है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों को इस नीट के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा विद्यार्थी जिसने ग्रामीण परिवेश से मान लो या कहीं से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसको यदि जो कहें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती है, सही गाइडेंस यदि उसको नहीं मिलता है, तो वह जो सपना उसने संजोया है, वो सपना जो उसने देखा है, जो उसने गोल तय किया है, वो उस गोल तक नहीं पहुंच सकता। या हम ये कहें कि जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है, जो जिस क्षेत्र में वह अपना करियर बनाना चाहता है, नॉलेज के अभाव में, संपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण वह उस फील्ड में सफल नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उस नीट एग्जाम्स के प्रत्येक बिंदु के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो साइंस विषय में अध्ययन कर रहा है और वह मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो वह किसी भी प्रकार से अनभिज्ञ नहीं रहे। और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि नीट क्या है, इस एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसमें एज लिमिट रहेगी, आगे का क्या प्रोसेस होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा। हम इन छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि यह संपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। अब देखो, इतने बड़े एग्जाम के लिए नीट जैसे या नीट लेवल के, राष्ट्र लेवल के इस एग्जाम के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पॉजिटिव वे में सोचें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। दूसरा बिंदु है, आप कड़ी मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, रुचि के साथ मेहनत करें, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए, अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करने वाले हैं कि स्कूल के अंदर, जैसे आपने साइंस स्ट्रीम से 11th किया, 12th किया, यदि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप
स्कूल एजुकेशन से ही इसमें लग जाए। स्कूल एजुकेशन से यदि आप लगेंगे तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम के अंदर सफल होने वाले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो टाइम है, हालांकि टाइम सभी के पास 24 घंटे है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसा करना है। हम कई बार किताबी कीड़े बन जाते हैं या फिर 24 घंटे इस पढ़ाई में लग जाते हैं। दिन रात एक करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप 24 घंटे किताब पढ़ें। आप टाइम को मैनेज करें, एक टाइम टेबल बनाएं, किस टाइम क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ही आप इस इतने बड़े एग्जाम के अंदर सफल हो सकते हैं। इसलिए हम बात करेंगे टाइम मैनेज होना बहुत ही जरूरी है। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि हेल्थी शरीर, यदि हम स्वस्थ होंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में भी हमें ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि हम किसी भी करियर के अंदर आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में गाइडेंस लेना भी बहुत जरूरी है। अब गाइडेंस की बात आती है तो गाइडेंस किससे लेना है? उस व्यक्ति से गाइडेंस लेना है, उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना है जो उस फील्ड में सक्सेस है। कभी भी हम मार्गदर्शन लेना चाहें, सक्सेस पर्सन से ही हमें मार्गदर्शन लेना है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उस रास्ते पर पहले चल चुका है और हमें वो व्यक्ति गाइड कर सकता है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट है क्या। नीट, NEET, नीट एग्जाम के बारे में बात करें या इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये एक तरह की पात्रता और प्रवेश परीक्षा है। जो नीट एग्जाम है यह NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमें MBBS और BDS ये जो कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज में हमें दाखिला मिलता है या हमें प्रवेश मिलता है। विभिन्न प्रकार की जो मेडिकल कॉलेज है जिसमें जो MBBS और BDS की जो सीट होती है, इन सीट्स के ऊपर में प्रवेश दिया जाता है इस एग्जाम के थ्रू। इसके अलावा अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाती है तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर का यह एग्जाम है। अब राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है तो इसके जो परीक्षा के सेंटर होते हैं वो पूरे राष्ट्र में या संपूर्ण भारत के अंदर होते हैं और कुल मिलाकर लगभग 500 के आसपास जो सेंटर होते हैं वो पूरे भारत के अंदर होते हैं इस एग्जाम को करवाने के लिए। यह जो एग्जाम होता है यह 3 घंटे का होता है। एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा? 3 घंटे का होगा। सामान्यतः यह परीक्षा दिन में 2 से 5 बजे के बीच में आयोजित करवाई जाती है। एग्जाम दिन में होगा, 2 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक का यह एग्जाम चलेगा। इस तरह से 3 घंटे का यह एग्जाम होता है। अब यदि हम इस एग्जाम की आगे और बात करें तो ये जो MBBS BDS के बारे में बात की है, ये दोनों ही है क्या, इसके द्वारा, इस कोर्सेज के द्वारा डॉक्टर बनते हैं। 2 लेवल का होता है। नीट है वो, नीट UG और PG। यह नीट भी 2 लेवल का होता है। नेट UG है तो UG के लिए ये कोर्सेज MBBS और BDS और PG के लिए MS और MD। ये जो कोर्सेज है इसमें हमें अब प्रवेश मिलता है। विभिन्न प्रकार के जो मेडिकल कॉलेजेस है उनके अंदर जो ये सीट होती है, इन सीट के ऊपर हमें प्रवेश या हमें दाखिला मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें नीट का जो एग्जाम है इसकी योग्यता की, यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट है वो 12th पास होना चाहिए। 12th में उसके
साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। 12th में साइंस होनी चाहिए और साइंस के अंदर साइंस मैथ नहीं, साइंस बायो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये विषय उसके 12th एग्जाम के अंदर होने चाहिए। और 12th एग्जाम जो है वो कम से कम 50%, मतलब इतने परसेंटेज से उसकी पास होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, जो एपीएल स्टूडेंट है, वो भी यह एग्जाम दे सकते हैं, इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो नीट इस एग्जाम के अंदर वे विद्यार्थी बैठ सकते हैं जिनकी न्यूनतम आयु कितनी है, 17 वर्ष, अधिकतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। अब यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट देय है, 5 वर्ष की छूट देय है। इस अवधि के दौरान, इस अवधि मतलब 17 से 25 वर्ष, ये टाइम कितना हो गया, 8 वर्ष के आसपास, 8 ईयर। इस अवधि के दौरान आप कितनी बार भी यह एग्जाम दे सकते हैं। वर्तमान में यह एग्जाम एक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, इसका मतलब आप यह एग्जाम 8 बार दे सकते हैं। और भविष्य में यह एग्जाम एक वर्ष में एक की जगह एक वर्ष में 2 बार भी आयोजित की जा सकती है। वर्तमान में नीट एग्जाम ऑफलाइन होता है, भविष्य में यह ऑनलाइन भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब यदि हम इस एग्जाम की बात करते हैं तो इस एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं अवसद वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न कितने पूछे जाते हैं तो देखिए, जो विषय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। अब ये विषय हालांकि 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो की जो 2 ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। इस तरह से देखो, फिजिक्स के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 प्रश्न। केमिस्ट्री के कितने हो जाएंगे, 45 प्रश्न। अब ये जो बायोलॉजी है, बायो के प्रश्न कितने होंगे, 90 प्रश्न। अब 90 में से बॉटनी के कितने हैं, 45, जूलॉजी के कितने हैं, 45। इस तरह से टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 45, 45, 45 और 45। 45 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 180 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न है वो 4 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 180 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 720 अंक। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नीट का जो एग्जाम है, नीट का जो पेपर है, वो कितने अंक का होता है, 720 अंक का होता है। अब यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा, 1/4 अंक काटा जाएगा, 1/4 अंक, मतलब एक प्रश्न कितने अंक का है उसका 1/4 काटा जाएगा। इसका मतलब यदि एक प्रश्न गलत होता है तो 1/4 अंक का मतलब क्या हो गया, 1 अंक। मतलब एक प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो 1 नंबर काटा जाएगा, ये इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। इस तरह से यदि 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो 4 अंक कट जाएंगे। 4 अंक कटने का मतलब एक प्रश्न जो सही किया है और आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो एक सही है वो बराबर हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर एक प्रश्न का 1 अंक काट दिया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी आयु सीमा है, ये जो सिलेबस है वो है, इस हिसाब से 720 अंक का नीट का पेपर होता है।
फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें, नीट का जो फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने की जो फीस है, यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यदि विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फॉर्म भरने की फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए निर्धारित की गई है। यदि जनरल कैटेगरी में नहीं होकर विद्यार्थी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फीस है 1400 रुपए। और यदि एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी से है, विकलांग कैटेगरी से यदि बिलोंग करता है तो उसको हम पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर भी है तो उसके लिए फीस है वो 800 रुपए निर्धारित की गई है। तो ये कैटेगरी वाइज है वो फीस है। जनरल कैटेगरी है तो 1500 रुपए है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 1400 रुपए है, एससी एसटी है या विकलांग है या ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए वो 800 रुपए फीस निर्धारित की गई है। तो इस पेपर की लैंग्वेज, फॉर्म भरने के दौरान जो पेपर की लैंग्वेज है उसका भी अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप पेपर की लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करते हैं, यदि पेपर की लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी वह पेपर आएगा। यदि आप इंग्लिश भाषा का चयन करते हैं, यदि आप इंग्लिश भाषा का चयन करते हैं तो आपका पेपर केवल एक लैंग्वेज इंग्लिश में आएगा। मतलब ये हुआ कि यदि आपने लैंग्वेज इंग्लिश चयन की है तो आपका पेपर एक लैंग्वेज में आएगा। इसके अलावा यदि आपने अंग्रेजी के अलावा अन्य लैंग्वेज चयन की है या उस लैंग्वेज को चुना है तो जो लैंग्वेज आपने चुनी है वो और उसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी पेपर आएगा। इसलिए लैंग्वेज का जब सिलेक्शन किया जाता है उस समय बहुत ही सावधानी से इसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। इसके बाद में आपने नीट एग्जाम दे दी, एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपने अच्छी मेहनत की है, बहुत बढ़िया पढ़ाई की है तो आपका चयन हो जाता है। और यदि चयन हो जाता है तो उसके बाद में आपको किस कॉलेज में जाना है उसके लिए काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग 3 स्टेप में होती है। काउंसलिंग 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सबसे पहले क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें आप अपना जो सामान्य डाटा है, सामान्य जो जानकारी है वो अपलोड करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरे स्टेप के अंदर कॉलेज का चयन किया जाता है और किस कोर्स में आपको जाना है उसका क्या होगा? चयन। दूसरा इसमें चूज कॉलेज एंड कोर्स। दूसरे स्टेप में आप कॉलेज का चयन करेंगे और आप किस कोर्स या कौन सा कोर्स है वो करना चाहते हैं उसका क्या करेंगे? चयन करेंगे। और तीसरे में आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको कॉलेज लॉक। तीसरे स्टेप के अंदर आपने जो या जिस कॉलेज का चयन किया है उस कॉलेज को लॉक कर देंगे। इसके बाद में आपको वह कॉलेज मिल जाएगा। आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। जब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप 5 साल के लिए वहां पर या उस कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की डिग्री करते हैं। वहां आप मेडिकल की अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आप एक सफल, योग्य और बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। तो हालांकि देखिए, सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों का सिलेबस जो कक्षा 11th है और जो कक्षा 12th है एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस होता है वो ही सिलेबस नीट का सिलेबस होता है। यहाँ हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो विषय है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड जो बायो है यह आप कक्षा 11th और 12th में पढ़ते हैं। यह बायो टोटली 10 जो यूनिट है उसमें डिवाइडेड है। हम 1 से लेकर 5 यूनिट कक्षा 11 में पढ़ते हैं, 6 से लेकर 10 यूनिट हम कक्षा
12th में पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 से लेकर 10 एनसीईआरटी बायो के अंदर जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस हूबहू एज इट इज नीट का सिलेबस है। तो देखिए पहली जो यूनिट है जो हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं वो यूनिट है जीव जगत। जीव जगत के अंदर कंप्लीट 4 पार्ट आते हैं, 4 पार्ट रखे गए हैं। जीव जगत, जीवों का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ये 4 पार्ट हम कक्षा 11th के अंदर पढ़ते हैं और ये पहली यूनिट है। दूसरी जो यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब पादपों और जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। इसमें हम प्लांट की आकारिकी, प्लांट की शारीरिकी और जंतुओं का संरचनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें हम 3 पार्ट पढ़ते हैं कक्षा 11th के अंदर। थर्ड जो यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कोशिका की संरचना और उसके कार्य। इसमें हम 3 पार्ट पढ़ते हैं कक्षा 11 के अंदर, 3 पार्ट पढ़ते हैं। तो देखो इसमें कोशिका के बारे में, कोशिका जीवन की इकाई, जैव अणु, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, इस प्रकार 3 पार्ट हम तीसरी यूनिट में कक्षा 11 के अंदर पढ़ते हैं। फिर यूनिट 4 नंबर जो यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 5 पार्ट हम पढ़ते हैं। उसमें पादपों के अंदर परिवहन, पादपों में खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, कंप्लीट बहुत बड़ा चैप्टर है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद पादपों में श्वसन और पादपों के अंदर वृद्धि एवं परिवर्तन, ये हम 5 पार्ट इस चौथी यूनिट के अंदर कक्षा 11 के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य, इसमें हम 7 पार्ट पढ़ते हैं। 7 में देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इतने पार्ट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के पढ़ते हैं। इस प्रकार ये 1 से लेकर 5 जो यूनिट है ये हम कक्षा 11 के अंदर पढ़ते हैं, या एनसीईआरटी बेस्ड बायो कक्षा 11 का यह सिलेबस है। उसके बाद में यूनिट 6, जो 6 नंबर यूनिट है वो जीवों में जनन से संबंधित है, कक्षा 12 की पहली यूनिट। तो देखिए कक्षा 12 की पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन में 4 पार्ट है, जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और मानव स्वास्थ्य, ये 4 पार्ट हम कक्षा 12 की पहली यूनिट में पढ़ते हैं और चारों पार्ट जनन से रिलेटेड है। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी और विकास, इसमें 3 पार्ट पढ़ते हैं हम। देखिए 3 पार्ट है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और तीसरा जो चैप्टर है वो है जैव विकास या विकास। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोटेक। तो बायोटेक में 2 पार्ट पढ़ते हैं, बायोटेक के प्रक्रम और विधि, और नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक के उपयोग। इसके बाद में आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम 4 पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट है जीव और समष्टियां, फिर आता है इकोसिस्टम, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण, और लास्ट में आता है पर्यावरण के मुद्दे। तो इस तरह से कक्षा 11 और 12 जो 2 क्लासेज है, इसमें जो 10 जो यूनिट है ये कंप्लीट 10 यूनिट इस नीट के सिलेबस में शामिल है। इस तरह से यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायो की ये 10 यूनिट अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है। तो 12th में जो आप पढ़ते हैं पूरा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन नीट एग्जाम के दौरान आपको प्रैक्टिकली रूप से पढ़ना है। यहाँ कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज समझनी है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर
नीट का एग्जाम कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्या इसकी योग्यता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या इसका सिलेबस है, और उसके बाद में जो कोर्स और काउंसलिंग है इसके बारे में डिटेल से चर्चा की। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।